जब इतिहास लिखता है तो सिर्फ घटनाएं दर्ज नहीं होती, उसमें व्यक्तित्वों की परछाइयां भी होती हैं। राजीव गांधी का जीवन एक ऐसी ही परछाई है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, लेकिन शायद वहां बैठना उसकी नियति नहीं, मजबूरी थी। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो राजनीति से दूर रहना चाहता था, लेकिन वक्त ने उसे राजनीति का केंद्र बना दिया। या यूं कहें कि एक निजी जीवन जो अचानक सार्वजनिक हो गया। 20 अगस्त 1944 राजीव गांधी का जन्म बॉम्बे में होता है, पंडित नेहरू के नाती फिरोज और इंदिरा गांधी के पुत्र के रूप में। देहरादून के दून स्कूल से लेकर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज तक पढ़ाई अधूरी रही और पायलट की नौकरी करके इंडियन एयरलाइंस में कमर्शियल पायलट के रूप में उन्होंने सेवा की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो राजनीति में आए। 1962 में सोनिया माइनो से विवाह, जो बाद में सोनिया गांधी बनी। अब हम अगर बात करें कि विवाह के बाद सोनिया गांधी का अपना क्या रिश्ता और क्या भूमिका राजीव गांधी के अपने जीवन में आई, तो इसके लिए हमें थोड़ा रोम की यात्रा पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यह पूरी की पूरी कहानी सोनिया गांधी का राजीव गांधी के जीवन में आना रोम, लंदन और इंडिया के बीच में हुआ। सोनिया का प्रभाव राजीव के जीवन में अत्यंत निजी था, लेकिन बहुत गहरा था। राजनीति से दूर रहना दोनों की साझा इच्छा थी। सोनिया ने उन्हें राजनीति में आने से रोका, लेकिन जब इंदिरा गांधी ने कहा देश पहले है, तो उन्होंने साथ दिया। वक्त गुजर रहा था, लेकिन संजय गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी की राजनीति में आने की अपनी मजबूरी बन गई और 1980 में जब संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई, तो इंदिरा गांधी ने अपने बेटे राजीव से कहा कि अब देश को तुम्हारी जरूरत है। सोनिया गांधी ने शुरू में विरोध किया, लेकिन बाद में उनको जब देश की बात आई तो समर्थन में खड़ा होना पड़ा। 1981 में अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर राजीव गांधी पहली बार सांसद बने। कांग्रेस और सरकारी तंत्र में उनको तेजी से प्रमोशन मिला और जल्द ही पार्टी और सरकार में वो एक ऐसा चेहरा बन गए जो लगता था कि कांग्रेस की जरूरत भी है और आने वाले भविष्य की जरूरत भी। कुल मिलाकर यह सब चलता रहा, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई और देश भर में सिख विरोधी दंगे फैल गए। कांग्रेस कार्यकारिणी और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव को उस समय प्रधानमंत्री घोषित कर दिया और 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला 400 पार सीटों के साथ। अगर हम बात राजीव गांधी की करेंगे तो भारत में कंप्यूटर, टेलीकॉम और विज्ञान का विस्तार राजीव गांधी ने खुद किया। राजीव गांधी ने सैम पित्रोदा को टेलीकॉम क्रांति का सूत्रधार बनाया और पंचायती राज को सशक्त करने की पहल की। उस समय 21वीं सदी का भारत, लेट्स टेक इंडिया इनटू द फ्यूचर, अपने आप में इतना चर्चित हुआ कि हर कोई भारत का नागरिक यह मान के चल रहा था कि हम एक महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन राजीव गांधी ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजनीति में बिल्कुल साफगोई के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे राजीव गांधी का कद और उनकी सत्ता आगे बढ़ रही थी, वैसे ही उनके पीछे कुछ राजनीतिक आरोप और संवेदनशीलता के अभाव वाले आरोप भी लग रहे थे। 1984 में सिख दंगों पर राजीव गांधी का बयान कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस बयान को संवेदनहीन और राजनीतिक संरक्षण के रूप में देखा जाता है। हालांकि सोनिया गांधी ने कई सालों बाद इस विषय पर सार्वजनिक टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन बाद में कांग्रेस ने माफी मांगी। उसके अलावा साहब बानो का केस और पूरा का पूरा उनकी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति वाला मामला आया। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम महिला साहबानों को भरण पोषण देने का आदेश दिया। मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में राजीव गांधी ने मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिकार अधिनियम 1986 को पास कराया, जो उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को धक्का पहुंचाने वाला था। वो अलग बात है कि इसको सुधारने के लिए और हिंदू समुदाय को खुश करने के लिए राम जन्मभूमि का ताला खुलवाकर उन्होंने सोचा कि अब वो सब कुछ बराबर कर लेंगे, लेकिन इस पर भी आरोप लगे कि वो दो नावों की सवारी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनको भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बाद एक ऐसा आरोप लगा जिसको शायद उस समय के लोग ये जानते हैं कि मंडल और कमंडल की राजनीति के आने से पहले मंडल की पूरी राजनीति का आधार
यह बोफोर्स कांड बना और इसके बाद उनकी राजनीति हिलने लगी। 1987 में स्वीडन की तोप निर्माता कंपनी बोफोर्स से रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया और आरोप लगाया गया कि ओत्तावियो क्वात्रोची नाम के इतालवी एजेंट को अनधिकृत लाभ मिला। राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन वाली छवि को अब गहरा धक्का लग रहा था। मीडिया, विशेषकर उस समय के दो बड़े घरानों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने लगातार जांच रिपोर्टें प्रकाशित की और सोनिया गांधी को लेकर भी आलोचनाएं हुई, क्योंकि क्वात्रोची उनके पारिवारिक मित्र बताए गए थे। इन सब के बाद बोफोर्स कांड की अपनी धमक इतनी तेज थी कि राजीव गांधी को हार का सामना करना पड़ा। 1989 में कांग्रेस को पराजय मिली और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी विपक्ष में बैठे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को पुनर्संगठित किया और 1991 चुनाव के लिए नई रणनीति के साथ वो मैदान में उतरे। लेकिन सोनिया गांधी तब तक भी राजनीति से दूर रही और उन्होंने अपने बच्चों की तरफ अपना ध्यान देना ज्यादा मुनासिब समझा। फिर वक्त आया 21 मई 1991 का। राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में चुनावी प्रचार के दौरान एक आत्मघाती बम विस्फोट में हत्या हो जाती है। मौत का समाचार आता है और इसका आरोप लगता है एलटीटीई पर। धमाके के बाद सिर्फ खून नहीं बहा, बल्कि भारत का भविष्य भी कुछ पल को ठहर गया, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन अगर राजीव गांधी की बात हो तो कहा जाए कि एक अधूरी क्रांति और एक वैचारिक उत्तराधिकार वाला पूरा मामला बना। राजीव गांधी का जीवन एक अधूरी क्रांति था। वे कंप्यूटर लाए, लेकिन भरोसे नहीं बचा सके। वे संचार का युग लाए, लेकिन संवाद खो बैठे। उनकी हत्या ने उन्हें शहीद तो बना दिया, लेकिन उनके फैसलों पर बहस अब भी जारी है। राजीव के जाने के बाद जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी के ऊपर इस विरासत को आगे ले जाने और संभालने की पूरी मजबूरी आ गई थी। राजीव की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी ने एक दशक तक राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन फिर उसी रास्ते पर चली। एक बार फिर एक अनिच्छुक गांधी सत्ता के केंद्र में आया और यह गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत का चक्र था, जिसमें त्याग, सत्ता और विवाद एक साथ चलते हैं। कुल मिलाकर राजीव गांधी एक पति, एक पिता, एक प्रधानमंत्री और एक प्रश्न जो अब भी देश से जवाब मांगता है, छोड़कर चले गए हैं। देखना यह है कि राजीव गांधी के उस सपने को, उस विरासत को हम बदलते भारत के अपने राजनीतिक समय के साथ कैसे ला पाते हैं और कांग्रेस कितने तरीके से उसको लेकर आगे बढ़ाती है। लेकिन एक सवाल मीडिया के अपने अलग अलग कार्यक्रमों से हटकर क्या हम सब पूछ सकते हैं, और क्या हमें पूछने का अधिकार है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का तो होता नहीं है, और अगर प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं है तो हर पूर्व प्रधानमंत्री या दिवंगत प्रधानमंत्री को सत्ता किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ी हो, उसको सम्मान देने का अधिकार तो मिलना चाहिए। और यह अधिकार शायद वो हमारे देश के हर एक नागरिक से उम्मीदों के साथ रखता होगा अपने जीवन बतराते हुए। और उनके जाने के बाद उनके जो अनुयायी हैं, जो लोग हैं, जो उनकी गद्दी पर वापस आए हैं, लोकतंत्र के अपने तय पैमाने से, अपने वादे, इरादे और वैचारिक क्षमता के साथ, उनको भी शायद इतना तो एहसास करना चाहिए कि अगर हम सम्मान देंगे तो आने वाली पीढ़ियां उसका अनुकरण करेंगी। लेकिन इस समय भारत नई बयार के साथ बह रहा है। वो राजीव गांधी का हिंदुस्तान, वो भारत जहां पंचायती राज की व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत सपनों के साथ देखी गई थी, कुछ हद तक अलग अलग राजनीतिक वारिसों के जरिए शायद पूरी की जा रही होगी, या फिर वही प्रश्न लेकर खड़ी होगी कि अगला राजीव कब और किस रूप में मिलेगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।